साहब, आप मुझे काम से क्यों निकाल दिए? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ साहब? तू पैदा होने के बाद तेरा नाम रखे या बड़े होने के बाद रखे, वो नाम तुझे बिल्कुल फिट हुआ। इधर तुम काम कम करते हो और मेरे दुकान में सामान ज्यादा खाते हो। यही तुम्हारा काम है रे। और 2 दिन तुम यही काम करते रहे तो मुझे अपना दुकान बंद करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें काम से निकाल दिया। साहब, ऐसे मत कहिए। मुझे भूख लगी तो थोड़ा खाया साहब। तुम थोड़ा खाने से ही दुकान में आधे सामान खाली हो गए, और अगर तुम पेट भर खाते तो पता नहीं मेरा क्या होता। जाओ यहाँ से। शाहूकार भीमा को जबरदस्ती भेज देता है। भीमा कितना मनाने पर भी शाहूकार नहीं सुनता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बहुत दिनों बाद मुझे एक काम मिला, और अब मुझे काम कौन देगा? भीमा उदास होकर घर गया। घर पर उसकी पत्नी सरोजा खाना बनाकर बाहर जाती है। भीमा वहाँ रहे व्यंजन देखकर उसका सर दर्द भूल जाता है। आहा, अच्छी खुशबू। देखने से ही पता चल रहा है व्यंजन कितने स्वादिष्ट हैं। सरोजा, सरोजा शायद घर पर नहीं है। अब उसके लिए इंतजार करना मुझसे नहीं होगा। भीमा खाना खाने लगा। वो खाते खाते पूरे व्यंजन वो अकेला खा लेता है। थोड़ी देर बाद सरोजा घर आती है। घर पर भीमा को खाते देखकर सरोजा ऐसे कहने लगी, अरे अरे, ये तो सोचिए कि घर में रहे बाकी लोग खाना खाए कि नहीं। खाना नजर आते ही आपका पेट भर लेते हो, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि दूसरे भी आपके जैसे मानव ही हैं और उनका भी पेट होता है। हर समय घर में बनाया खाना आप अकेले पूरा खा लेते हो। आपकी कमाई और आपका खाना में कोई तुलना नहीं है जी। ये सब क्या है? ऐसे सरोजा बहुत डांटने लगी। तब भीमा ने, मेरी बात तो सुनो सरोजा, मैं सोचा तू खा ली। अरे, मैं जानबूझकर इतना खाना क्यों खाऊंगा? सब यही कहते हैं। वो शाहूकार भी आज मुझे काम से निकाल दिया। क्या? शाहूकार काम से निकाल दिया? आप हर जगह ऐसे ही करते हो जी। मेहनत का काम आपको आता नहीं। कम से कम बैठ के काम करोगे सोचकर मैं उस शाहूकार के पैर पकड़कर उससे काम पूछी, और अब आपको काम से निकाल देने से हम कैसे जिएंगे जी? हम क्या खाएंगे? तू चिंता मत कर सरोजा, मैं दूसरा काम ढूंढ लूंगा ना। आपके पास खाने का टाइम है, काम करने का नहीं। मेरे दिन ही खराब है जी। मेरी किस्मत में परेशानियां ही परेशानियां हैं। सरोजा उदास होकर कमरे में चली जाती है। भीमा सरोजा से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। आज किसी भी हालत में मुझे कोई काम ढूंढना है। मेरी बीवी को खुश रखना है। ऐसे सोचकर वो काम ढूंढने गया। रास्ते में एक बगीचे के पास जमींदार को देखकर उसके पास जाता है। साहब, मेरा नाम भीमा है। क्या आपके पास करने को कोई काम है? ऐसे पूछता है। जमींदार भीमा को नीचे से ऊपर तक देखता है। भीमा देखने में बहुत मोटा रहने पर जमींदार को बहुत हंसी आई। अरे, ये गुब्बारे की तरह फूल गया। थोड़ी देर इसका मजाक उड़ाऊंगा। भीमा, मेरे पास एक काम है, करोगे क्या? हाँ, करूंगा साहब। बताइए, मैं हर काम करूंगा। कुछ नहीं भीमा, आज मेरा नौकर नहीं आया। क्या तुम पेड़ पर चढ़ के नारियल तोड़ोगे? जरूर साहब। भीमा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन भीमा का पेट बड़ा रहने पर वो पेड़ को पकड़ नहीं सकता और पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। भीमा बार बार कोशिश करके नीचे गिरने लगा। उसे देख के जमींदार बहुत हंसता है। बस बस कर भीमा, बस कर। हंस हंस के पेट दर्द होने लगा।
सुनो, मुझे इतना हंसाए, ये लो पैसे। जिंदगी में पहली बार मैं इतना हंसा भीमा, तेरा पेट। ऐसे जमींदार मजाक उड़ाने लगा। तब भीमा बहुत दुखी होता है। भीमा बिना पैसे लिए वहां से चला जाता है। इस तरह भीमा को हर जगह उसका आकार देखकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। आखिर में भीमा गांव से दूर एक होटल के पास जाता है। होटल में बैठे ओनर के पास जाकर, साहब, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, सुबह से मैं कुछ नहीं खाया। आपके पास खाने को कुछ है तो दीजिए साहब, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, ठीक है, उधर जाके बैठो, मैं अभी मंगाऊंगा। रामू, इसे पेट भर खाना खिलाओ। अंदर जाओ, मेरा आदमी तुझे खाना देगा। आप बहुत दयालु हो साहब, भगवान आपका अच्छा करे। भीमा अंदर जाके बैठता है। यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। रामू अंदर जाकर एक केले के पत्ते पर खाना परोसता है। रामू सभी व्यंजन लाके रखता है। भीमा भगवान को याद करके खाना शुरू करता है। तुम आराम से खाओ, मैं जाके तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा। रामू अंदर से पानी लाने जाता है। इतने में भीमा पूरा खाना खाकर, मुझे और भूख लगी है। रामू आश्चर्य हो जाता है। ठीक है, लाऊंगा। रामू अंदर से और खाना लाया। भीमा खाने लगा। रामू लाता रहा और भीमा खाता रहा। खाना पूरा खत्म हो जाता है। तब होटल का ओनर आकर, तुम पेट भर खाए ना? ऐसे पूछता है। तब रामू ने, पेट भर नहीं साहब, हमारे होटल में रहे पूरा खाना खत्म होने तक ये आदमी आराम से बैठ के खाता रहा साहब। क्या पूरा खाना खा लिया? वो पेट है या तालाब? अरे, भूख लगी तो खाना दिया, तो कुंभकर्ण की तरह खाए। साहब, भूख जरा ज्यादा लगी। साहब, मैं आपके पास काम करूंगा, आपके होटल में कोई काम है क्या? तेरे बारे में पता चलकर भी मैं तुम्हें काम पर कैसे रखूंगा रे? सिर्फ मैं ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी तुझे काम नहीं देगा। रामू, जल्दी से इसे भेज दो। ऐसे कहता है। भीमा बहुत मनाने लगा, पर रामू भीमा को जबरदस्ती भेज देता है। हे भगवान, मुझे क्यों ऐसे बनाए? मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। घर पर बीवी को भी मैं परेशान कर रहा हूँ। मैं जीना नहीं चाहता भगवान, तुम्हारे पास आ जाऊंगा। भीमा एक कुएं के पास जाता है। वो कुएं में कूदने के लिए रेडी होते समय भीमा के पास एक स्वामी आते हैं। बेटे, तुम क्यों मरना चाहते हो? क्या हुआ? तब भीमा खाने की आदत के बारे में और उसकी परेशानी के बारे में बताई। देखो बेटे, इस दुनिया में हर एक को कोई ना कोई समस्या है। अगर उस समस्या का परिष्कार सोचने से ऐसे निर्णय कभी नहीं लेते। मोटापा कोई समस्या नहीं है, मोटापा वरदान समझो बेटे। तुम जो काम करते हो वो आम लोग नहीं कर सकते। मतलब भगवान ने तुम्हें वरदान दिया है। अभी ये सोचो कि अपने आकार का उपयोग करके कैसे जिंदगी बिताओगे। स्वामी ऐसे कह के चला जाता है। भीमा स्वामी की बातों पर विचार करता है। हाँ, स्वामी जी ने सच कहा, मैं अपने आकार का उपयोग करूंगा। ऐसे सोचता है। अगले दिन भीमा पड़ोस गांव में हो रहे कुश्ती मुकाबलों को जाता है। वहाँ सब लोग भीमा को देखकर डर जाते हैं। मैं भी इस कुश्ती मुकाबलों में भाग लूंगा। मैं नीचे गिरा तो मानो हार गया। आप दो आदमी आ सकते हो। ऐसे कहता है। सब हाँ कहते हैं। कई लोग आए, पर भीमा का कुछ नहीं बिगाड़ सके।
आखिर में भीमा को उस मुकाबले में विजेता घोषित करके उसे बहुत पैसे देते हैं। भीमा बहुत खुश होता है। स्वामी जी ने ठीक कहा, ये आकार वरदान है। हर एक चीज का हम उपयोग कैसे करते हैं, उसी के आधार पर वो हमारा आशीर्वाद है या अभिशाप है तब पता चलेगा। नहीं तो मैं इतने पैसे कब तक कमाऊंगा। ऐसे सोचता है। उस दिन से उसके आकार का उपयोग करके पैसे कमाना शुरू करता है। जमींदार जी, मेरी बेटी की शादी तय हुई। ओह, बहुत अच्छे वीरू, सुबह सुबह खुशखबरी सुनाए। देखो, तेरी बेटी की शादी के लिए सब्जियां मेरे बगीचे से ही खरीद के ले जाओ, समझे? कहीं और खरीदने से अच्छा नहीं रहेगा वीरू। मैं तो तुमसे कम दाम ही लूंगा वीरू, डरो मत, समझे? ठीक है जी, पर एक बात। बोलो वीरू। साहब, वो अब पिछले साल मुझसे पैसे लिए ना, अगर वो पैसे आप वापस कर दें तो बेटी की शादी में काम आएगा, नहीं तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं वही पूछने आपके पास आया हूँ। ऐसे वीरू असली बात कहता है। तब जमींदार रघुराम ने, ये क्या वीरू, तो जानता है ना पिछले साल फसलें ठीक से नहीं उगी ना। फसलें अच्छे से उगने से इस तरह मैं सबसे पैसे क्यों लूंगा वीरू? मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तेरी बेटी की शादी में किसी भी तरह का मदद नहीं कर सकता। ऐसे कहता है। तब वीरू ने, ये क्या जमींदार जी, पिछले साल से बारिश बहुत अच्छे से हो रही है ना, तो आपकी फसल क्यों नहीं उगी? अरे वीरू, उससे पहले साल ठीक से बारिश नहीं होने पर बहुत नुकसान हुआ, इसीलिए अगले साल कम पानी वाली फसल डाला। पर बहुत बारिश होने पर ज्यादा पानी के कारण इस बार भी अच्छी फसल नहीं आई। तुम गलत मत समझो वीरू, अगले साल फसल हाथ आते ही पहले मैं तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा। तो शादी के लिए अनाज और सब्जियां दीजिए साहब, बाद में उसके लिए पैसे कम करके बाकी पैसे दीजिए। वीरू, वो मार्केट में मेरे सब्जियों का बहुत डिमांड है, उन्हें बेचने से तेरे कर्जे के पैसों से ज्यादा मिलेंगे। मैं तो तुम्हें पैसे ही दूंगा, कल के दिन तुम्हें काम आएगा वीरू, पर तुम्हें सब्जियां देने से कोई लाभ नहीं रहेगा। मेरे बगीचे में सब्जियां ठीक से नहीं उगे वीरू, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही दूसरे जगह से सब्जियां मंगाऊंगा, उन्हें भी पैसे देना है ना। ऐसे रघुराम कहता है। तब वीरू बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगता है। सुनो वीरू, शादी के लिए सब्जियां मेरे बगीचे से ही खरीदना। ऐसे रघुराम कहता है। तब वीरू उसके मन में, ये तो मेरे पैसे नहीं देगा और इसके बगीचे से सब्जियां खरीदना है। कहता है उसके बगीचे में उगे सब्जियों का मार्केट में बहुत डिमांड है, और ये भी कहता है कि उसके बगीचे में सब्जियां ठीक से नहीं उगे और कहीं और से पूछ के लाएगा। ये कैसा कंजूस है। ऐसे सोचते समय रास्ते में वीरू को देखकर एक व्यक्ति ने, ओ वीरू, अपने आप में बात करने लगे, क्या बात है? कुछ नहीं। वीरू रघुराम उससे लिए पैसों के बारे में और उन पैसों को वापस पूछने की पूरी बात बताई। तब उस व्यक्ति ने, अरे यार, ये जमींदार तो नहीं बदलेगा। ये हमसे बस फसलें डालने के लिए पैसे लेता है। उसकी फसल तो अच्छे से उगती है, पर वो पैसे वापस करने के लिए उसकी जान ही निकल जाती है। बहुत कंजूस है। ऐसे दोनों जमींदार के बारे में बातें करते समय उनकी बातें जमींदार का बेटा विक्रम सुनता है। बाद में विक्रम घर आकर, माँ, ये सब क्या है? हमारे पास बहुत पैसे हैं ना, तो पिताजी बाहर वालों से ऐसे क्यों कर्जा ले रहे हैं? क्या करूं बेटा, वो मेरी बात सुनते कहाँ, एक पैसा भी बाहर नहीं जाने देते, तू जानता है ना बेटा। ऐसे बातें करते समय रघुराम आता है। ओह, माँ बेटे कुछ बातें कर रहे थे, किसके बारे में? तब रघुराम की पत्नी सुशीला थोड़ा तटपटा कर, वो कुछ नहीं जी, घर में सब्जियां और सामान खत्म हो गए। बेटा कहता है वो शहर से लाएगा। सब्जियां तो हमारे बगीचे में है ना, तो इतनी दूर से क्यों लाना जी?
हमारे बगीचे से क्यों? शहर में सब्जियां कम दाम में मिलेंगे सुशीला, उसके लिए मैं जाऊंगा ना। ऐसे कह के अगले दिन रघुराम शहर जाने लगा। शहर पूरा घूमकर एक मार्केट में रहे दुकानदार से, कैसे हैं ये सब्जियां? साहब, टमाटर केजी 40 और आलू 30 हैं। ऐसे दुकानदार कहता है। सब्जियों के दाम सुन के रघुराम का दिल धड़कने लगता है। तब उसे एक आइडिया आता है। ये क्या? ये टमाटर पूरे खराब हो गए। इसके ऊपर काले धब्बे हैं ना? वो एक एक टमाटर लेके नीचे फेंकने लगा। तब दुकानदार ने, अरे अरे, सब्जियां क्यों फेंक रहे हो? खराब हो जाएंगे, छोड़ दो, हाथ हटाओ। ओ साहब, मेरी बात सुनो। ऐसे जोर से कहता है। तब रघुराम ने, ये क्या? मैं खरीदने आया और तुम डांट रहे हो, तो तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा? कस्टमर्स से कैसे बातें करना है जरा सीखो। बेकार सब्जियां हैं। ऐसे कह के वहां से निकलकर दुकानदार से छुप के नीचे गिरे सारे टमाटर रघुराम उसके थैली में डाल लेता है। वो सभी दुकानों में ऐसे ही करके एक थैली भर सब्जियां भर लेता है। इस तरह शहर से 1 रुपए भी बिना खर्चा किए सारे सामान और सब्जियां वो घर ले जाता है। ये लो सुशीला सामान। एक बड़ा थैली पत्नी को देता है। उसे देख के सुशीला आश्चर्य से, ये क्या जी, इतने सारे सामान लाए? तब रघुराम ने बताया कि वो 1 रुपए भी बिना खर्चा किए ये सारे सामान कैसे लाया है। सुशीला थैली खोल के देखती है तो उसमें सारे सब्जियां खराब रहते हैं। ये क्या जी, इन्हें मैं कैसे पकाऊं? सारे सब्जियां खराब हैं। अपना दिमाग का उपयोग करो। ये टमाटर देखो, एक तरफ खराब है लेकिन दूसरी तरफ अच्छा है ना? तो उस तरफ काट दो और बाकी से सब्जी बना दो। ऐसे कह के वो चला जाता है। विक्रम बेटा, तेरे पिताजी की कंजूसी दिन भर दिन बढ़ने लगी। इतने दिन वो हमारे खाने की तरफ नहीं आए और अभी इनमें भी शुरू कर दिए बेटा। वो खराब सब्जियां बेटे को दिखाती है। माँ, हमें किसी न किसी तरह पिताजी की कंजूसी की बीमारी का इलाज करना है माँ, वरना उनकी बीमारी से हमें बहुत मुश्किल होगा। विक्रम सोचने लगता है। एक दिन रघुराम ने हर बार की तरह उसके पास रहे पैसे देख के खुश होने के लिए वो लॉकर खोलता है, पर लॉकर में 1 पैसा भी नहीं रहता। अरे हे भगवान, मेरे पैसे, मेरा सोना कोई लूट लिया। अब मैं क्या करूं? किससे पूछूं? रघुराम सर पकड़ के बैठता है। क्या हुआ जी? क्या हुआ? घर के अंदर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है देखना है ना? हो गया, सत्यानाश हो गया। इतने दिनों की मेहनत पूरा मिट गया। रहने से भी क्या लाभ है जी? इतने पैसे रख के एक दिन भी पेट भर खाना नहीं खाए ना, तो पैसे रहने से भी क्या लाभ है जी? ऐसे कह के पत्नी चली जाती है। अरे पूरे पैसे चोरी हुए लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। आपके पैसे चोरी होने से किसको नुकसान होगा? विक्रम भी बेखातर करके चला जाता है। रघुराम को कुछ समझ में नहीं आता। वो परेशान हो जाता है। तब उसका बेटा विक्रम बेहोश होके गिर जाता है। रघुराम जी, आपके बेटे का ऑपरेशन करना है, वरना वो जिंदा रहना मुश्किल है। उसके लिए 20 लाख रुपए लगेंगे। ऐसे कह के डॉक्टर चला जाता है। तब रघुराम गांव वालों से पैसे पूछने जाता है। रघुराम साहब, हम आपको पैसे दे के बहुत धोखा खाए। हम आपको अभी पैसे नहीं दे सकते। ऐसे रघुराम से हर कोई गांव वाला कहने लगा। हे भगवान, मेरी कंजूसी मेरे बेटे की जान ले रही है। अब मैं क्या करूं? रघुराम बहुत दुखी होता है। ये सब विक्रम बिस्तर पर लेट के देख रहा था। बेटा, क्यों तेरे पिताजी को परेशान कर रहे हो? वो पैसे तुम ही लिए ना, तो उनसे कह दो। नहीं माँ, पिताजी को पता चलना है कि उनकी कंजूसी के कारण हमें कितना नुकसान हो रहा है। कमाई तो जीने के लिए है, जीना कमाने के लिए नहीं माँ। ऐसे विक्रम कहता है। रघुराम दुखी होते समय वीरू वहां आकर, रघुराम जी, ये लीजिए, इन पैसों से आपके बेटे का ऑपरेशन कराइए।
आप हमसे बहुत पैसे लिए लेकिन वापस नहीं किए। हम आपको पैसे देना नहीं चाहते थे, पर आपके बेटे की जान का मामला है ना, इसीलिए दे रहे हैं। रघुराम के मुंह से एक बात भी नहीं आती। वो वीरू से पैसे लेता है। तब विक्रम ने, देखे ना पिताजी, आप उनको बहुत बार धोखा दिए, लेकिन अभी तो वो सब आपकी मदद करने आए हैं। ऐसे घर में रहे पैसों की बात और उसकी बीमारी का नाटक के बारे में उसने बताया। तब रघुराम को उसकी गलती का एहसास होकर सब गांव वालों के पैसे वापस करके उस दिन से वो कंजूसी छोड़ देता है।